नमस्कार मित्रों, मैं आज़ाद राना आपके अपने YouTube परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारी संस्था के द्वारा जो है 2 बैचों का शुभारंभ किया गया है। एक यूपी टेट और दूसरा सुपर टेट। यूपी टेट और सुपर टेट बैच का जो है शुभारंभ कर दिया गया है। मित्रों, मैं आप सभी को यूपी टेट और सुपर टेट में मनोविज्ञान विषय पढ़ाऊंगा। मनोविज्ञान क्या होता है, यानी मनोविज्ञान की क्या भूमिका होती है हमारे एग्जाम में, आप सबको पता होगा। जो हमारा यूपी टेट है उसमें भी मनोविज्ञान कितने नंबर के आते हैं? 30 नंबर के आते हैं, यानी 30 क्वेश्चन आता है, 30 नंबर के आते हैं। अगर आप यूपी टेट में मनोविज्ञान अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो वो आपके सुपर टेट में भी काम देने वाला है। मित्रों, सुपर टेट में भी मनोविज्ञान के क्षेत्र से 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आज हम उसी मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे, जानेंगे मनोविज्ञान वास्तव में होता क्या है। सभी विद्यार्थियों का मानना है कि जो मनोविज्ञान है ये एक बहुत कठिन और जटिल विषय है, लेकिन मेरा मानना है कि यदि मनोविज्ञान को व्यवहारिक तरीके से बताया जाए, सिखाया जाए, समझाया जाए, सही तरीके व सलीके का इस्तेमाल किया जाए तो मनोविज्ञान इतना आसान विषय है कि जो है इसकी तुलना में कोई दूसरा विषय आसान हो ही नहीं सकता। तो आइए जानते हैं मनोविज्ञान के बारे में, मनोविज्ञान की क्या भूमिका है हमारे जो है एग्जाम में। आइए मित्रों देखते हैं मनोविज्ञान। आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ मनोविज्ञान लिखा गया है। तो सबसे पहले जो मनोविज्ञान से क्वेश्चन बनता है वो पहला क्वेश्चन बनता है कि भैया मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मनोविज्ञान के जनक कौन है? बहुत समस्या होती है कि जो है जनक कौन है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने भी आपके मस्तिष्क में या मानसिक रूप से जितनी भी समस्याएं चल रही होंगी, जितने भी डाउट्स आपके मन में क्रिएट हो रहे होंगे, उन सभी समस्याओं का समाधान हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मित्रों आइए देखिए, मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? दर्शन शास्त्र से हुई है। किससे हुई है? दर्शन शास्त्र से हुई है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। जो दर्शन शास्त्र है वो मनोविज्ञान की जननी है, ऐसा मानते हैं केलर महोदय। केलर एक मनोवैज्ञानिक है जो अरस्तु का अध्ययन करते थे। ये केलर महोदय बताते हैं, क्या बताते हैं कि दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी है तथा अरस्तु मनोविज्ञान के जनक है। मित्रों, जब दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई तो हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी है। जैसे हमारा जन्म किससे हुआ है? हमारे माता पिता से हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी जननी है वो हमारी माता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी कहा जा रहा है कि जो है मनोविज्ञान की जननी कौन है? दर्शन शास्त्र है, क्योंकि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। ऐसा कौन कहे? ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा कि जो है दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी है, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक कहें? तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, वो कथन कहने वाले हैं केलर महोदय। केलर महोदय ये अरस्तु का अध्ययन करते थे। ये क्या कहे हैं? पूरा का पूरा सेंटेंस देखिए, दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी है तथा अरस्तु मनोविज्ञान के जनक है। जबकि अगर क्वेश्चन यही थोड़ा सा घुमा दे कि वास्तविक मनोविज्ञान के जनक कौन है या आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तब उत्तर अलग हो जाएगा। लोग अरस्तु लगा देते हैं और कहते हैं कि हम तो यही पढ़ के गए थे, और लोग आंसर की भी जारी कर देते हैं कि हम तो यही बताए थे, यही पढ़े हैं, यही सही आंसर होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। तो आज हम जानेंगे वास्तव में इसके वास्तविक जनक कौन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है या प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है। आज सब के बारे में हम जानेंगे। मित्रों आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है। प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु महोदय है। कौन है? अरस्तु महोदय। ध्यान दीजिएगा, प्राचीन मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु महोदय है। दूसरा क्वेश्चन इनसे क्या बनेगा कि जो है केलर महोदय के अनुसार या केलर के अनुसार जो है मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु है।
अब जो है हम लोग तो पढ़े हैं कि जो है मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं या विलियम वुंट है, बहुत लोग पढ़े हैं। तो यहाँ तो आप लोग देख रहे हैं कि अरस्तु बताया जा रहा है, और केलर महोदय जो एक मनोवैज्ञानिक है जो अरस्तु का अध्ययन करते थे, वो भी बताते हैं कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अगर पूछा जाए प्राचीन मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, और केलर महोदय के अनुसार अरस्तु है। आपको पता होगा जिसके बारे में अध्ययन करेगा वो उसी की तो बड़ाई करेगा। तो जो केलर महोदय थे अरस्तु का अध्ययन करते थे, तो इन्हीं को जो है क्या मान लेते हैं, जनक मान लेते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन घुमा के पूछ ले तो क्या बताएंगे, जैसे पूछ ले मनोविज्ञान के जनक कौन है, मनोविज्ञान के ऐसे नॉर्मली में पूछ ले कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, या मनोविज्ञान के वास्तविक जनक कौन है, या आधुनिक मनोविज्ञान के कौन जनक है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, या जो है अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये चारों पॉइंट आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है मनोविज्ञान के जनक कौन है, मनोविज्ञान के वास्तविक जनक कौन है, या रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान के वास्तविक या मनोविज्ञान के वास्तविक पिता कौन है। तो ध्यान दीजिएगा। और तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है आधुनिक मनोविज्ञान के जो है जनक कौन है, या अमेरिका में किसको मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो मित्रों ध्यान दीजिए, ये चारों पॉइंट का जो आंसर होने वाला है वो होगा विलियम जेम्स। कौन, विलियम जेम्स। अगर जनक की बात, या वास्तविक जनक, या आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, या अमेरिका में किसको मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, तो वो माना जाता है विलियम जेम्स को। सिर्फ एक इकलौते ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो है केलर, यही सिर्फ हम मानते हैं कि अरस्तु मनोविज्ञान के जनक हैं, और प्राचीन में माना जाता था कि जो है अरस्तु मनोविज्ञान के जनक है। ये तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने देखा। उम्मीद करते हैं कि इतना जो है पॉइंट जितना हमने बताया आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मित्रों अगर इतना समझ में आया होगा तो और आगे हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान कैसे जो है इसका जो है निर्माण हुआ, या किस शब्दों से बना है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं मनोविज्ञान जो है इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो मनोविज्ञान को आपको मनोविज्ञान पता होगा कि आप जानते होंगे कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, या पूछा जाता है कभी कभी आंग्ल भाषा में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं मित्रों, अगर आंग्ल भाषा कहे या अंग्रेजी भाषा कहे तो बात एक है। आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा का मतलब एक है। तो अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा में जो है मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइकोलॉजी कहा जाता है। आंग्ल भाषा में जो है मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहा जाता है। अब साइकोलॉजी जो है इसका निर्माण कहाँ से हुआ, यानी किससे इसका निर्माण हुआ है। तो साइकोलॉजी का जो निर्माण हुआ है ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा, या इसी को ग्रीस भाषा भी कहा जाता है। अगर आए क्वेश्चन की ग्रीक भाषा का शब्द से बना है साइकोलॉजी, या यूनानी भाषा या ग्रीस भाषा, तो परेशान मत होइएगा मित्रों। ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा, ग्रीस भाषा एक ही है। तो साइकोलॉजी शब्द का निर्माण जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुआ है। वो दो शब्द कौन है, आइए देखते हैं। पहला है साइके और दूसरा है, पहला क्या है साइके और दूसरा जो है वो है लोगोस, या लोगस भी कहते हैं। क्या है, लोगस। आइए देखते हैं जो हमारा साइके है और लोगस है, यानी साइके प्लस लोगस से मिलकर हमारे साइकोलॉजी शब्द का निर्माण हुआ, जिसका हिंदी रूपांतरित मनोविज्ञान कहा जाता है। तो साइके का जो क्या अर्थ होता है, तो साइके का जो अर्थ होता है वो होता है आत्मा। क्या होता है, साइके का जो अर्थ होता है वो होता है आत्मा। और लोगस का क्या अर्थ होता है, लोगस का अर्थ होता है मित्रों अध्ययन करना। लोगस का अर्थ होता है
अध्ययन करना। अब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा कि साइकोलॉजी शब्द जो बना है, साइकोलॉजी का निर्माण ग्रीक या यूनानी या ग्रीस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है साइके, दूसरा है लोगस। साइके का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। अगर हम साधारण परिभाषा की बात करें कि मनोविज्ञान या साइकोलॉजी को जो है किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, तो आपको जो है एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा कि यहाँ कहा जा रहा है आत्मा और यहाँ कहा जा रहा है अध्ययन करना। तो हम लोग नॉर्मली भाषा में कह सकते हैं, साधारण परिभाषा में कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है या साइकोलॉजी है। इससे भी जो है हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं या कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। लेकिन बहुत सी विडंबनाएं हैं मनोविज्ञान में। बहुत से लोग कहते हैं आत्मा का विज्ञान है, बहुत से लोग कहते हैं मन का विज्ञान है, बहुत से लोग कहते हैं चेतना का विज्ञान है, बहुत से लोग कहते हैं व्यवहार का विज्ञान है। तो जितनी भी समस्याएं आपके मन में क्रिएट हो रहे हैं उन सब का समाधान किया जाएगा, बट स्टेप बाय स्टेप आप लोग वीडियो को या क्लास को देखते रहिए। जो है यहाँ तक मित्रों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा जी। आइए आगे देखते हैं क्या है प्रोसेस इस मनोविज्ञान की जो है क्षेत्र में। एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। एक क्वेश्चन यहां से आता है, सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग, शब्द जो है मनोविज्ञान, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो किए थे रुडोल्फ गोल्कै। गोल्कै या गोल्किल मिलता है या गोल्कस मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा जो सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किए थे वो रुडोल्फ गोल्कै किए थे। ये कब किए थे, 1590 ईस्वी को जो है 1590 ईस्वी को रुडोल्फ गोल्कै या गोल्कै के द्वारा मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। मित्रों ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान शब्द की अगर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, रुडोल्फ गोल्कै या गोल्कै ने किया था। यहाँ तक उम्मीद करते हैं मित्रों आप सभी को समझ में आया होगा। आइए जानते हैं मनोविज्ञान का क्या इतिहास रहा या मनोविज्ञान का क्या विकास क्षेत्र रहा या किस प्रकार से मनोविज्ञान आगे जो है विकसित हुआ या जो है एक विकास का रूप धारण किया। तो इतिहास, मनोविज्ञान का इतिहास हम लोग देखेंगे। मनोविज्ञान का इतिहास, मनोविज्ञान का क्या इतिहास रहा, तो मनोविज्ञान का जो इतिहास रहा, मनोविज्ञान ये 16वीं शताब्दी में, अगर इतिहास की बात करें तो जो मनोविज्ञान है ये 16वीं शताब्दी में संज्ञान में आती है। 16वीं शताब्दी में दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग होता है। कब, 16वीं शताब्दी में। और इसी 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। जब हमारा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ तब कौन सी शताब्दी थी, 16वीं शताब्दी चल रही थी। और 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। अब आप लोगों जो है ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, साइके का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। हमने बताया भैया साधारण परिभाषा में क्या कह सकते हैं, आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि सर्वप्रथम जो है मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। लेकिन कौन कहे थे, यानी कौन कौन मानते थे कि जो है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, तो सबसे पहले नाम आता है अरस्तु महोदय का। जो अरस्तु महोदय यानी आत्मा का विज्ञान के प्रतिपादक कह सकते हैं वो अरस्तु महोदय हैं। और कौन थे, प्लेटो थे, और तीसरे जो थे वो डेकार्टे थे। ये तीन नाम मिलता है, ध्यान दीजिएगा। आत्मा का समर्थन यानी आत्मा का विज्ञान का समर्थन करने वाले तीन लोग थे, एक अरस्तु थे, एक प्लेटो थे, एक डेकार्टे थे। ये तीन लोगों का मानना था कि जो है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। लेकिन क्या हुआ, जब कुछ लोगों ने संज्ञान में लिया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कैसे हो सकता, भाई विज्ञान एक शोध और रिसर्च पर ये जो है
जो है माना जाता है, जिस पर हम लोग शोध व रिसर्च कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, वही तो विज्ञान होता है। तो जब लोगों ने पूछा इनसे, अरस्तु और प्लेटो या डेकार्टेस यानी आत्मा का विज्ञान मानने वालों लोगों से जब अन्य लोगों ने पूछा कि भैया जो है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कैसे है, तो जब पूछा तो ये लोगों ने जो है जवाब देने में हिचकिचाए कि जो है मनोविज्ञान में हम लोग आत्मा का विज्ञान कहते हैं। तो फिर लोगों ने क्या कहा कि जो है मनोविज्ञान, भैया अगर आत्मा का विज्ञान है तो आत्मा को तो हम लोग तो देख नहीं सकते, फिर इसका कैसे अध्ययन करेंगे, कैसे रिसर्च करेंगे, कैसे शोध करेंगे। तो जो है यही इनकी आलोचना कर दी जाती है, आलोचना कर दी जाती है। आलोचना किस प्रकार से करते हैं कि जो है हमारी ज्ञान इंद्रियां, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, ये हमारी ज्ञान इंद्रियां 5 है। आप सभी को पता होगा कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो 5 है। कौन कौन सी हैं? एक आंख, कान, नाक, त्वचा और जीवा। ये जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, इनसे जो कुछ हम सीखते हैं या संग्रहण करते हैं वो सीधे कहा जाता है आत्मा में जाता है। ये कौन मानते थे? अरस्तु और प्लेटो, डेकार्टे। ये मानते थे कि ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी हम सीखते हैं वो सीखने का प्रक्रिया या सीखने का संग्रहण या एकत्रित किया हुआ वो भाग कहाँ जाता है? आत्मा में जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो हम ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं वो कहाँ जाता है? मन में जाता है या मस्तिष्क में जाता है। तो आलोचना कर देते हैं कि जो हम सीखते हैं वो कहाँ जाता है? मन में जाता है या मस्तिष्क में जाता है। फिर यही आलोचना हो जाती है 16वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान को। फिर आती है 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है मित्रों? आप सबको पता होगा, आप सब याद किए होंगे। तो आइए देखते हैं जो दूसरा जो हमारा चरण है मनोविज्ञान के विकास के क्रम का, वो 17वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में क्या कहा जाता है मनोविज्ञान को? 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मन का विज्ञान कहा जाता है। मन का विज्ञान ये कौन कहे थे? मन का विज्ञान कहने वाले जो थे वो थे पंपोनाजी। ये जो है ये कहते हैं कि जो है मनोविज्ञान हमारा मन का विज्ञान है। तो ये पंपोनाजी या पंपोलॉजी मिलता है तो आप लोग घबराइए बिल्कुल मत। अगर पंपोनाजी आता है तब ही हम लोग मान लेंगे या पंपोलॉजी आता है तब भी हम लोग मान लेते हैं। ये पंपोनाजी जो है इटली के निवासी थे। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है कि ये मनोवैज्ञानिक कहाँ के निवासी थे, तो पंपोनाजी महोदय कहाँ के निवासी थे? इटली के निवासी थे। इनको जो है क्या कहा जाता है? मध्ययुगीन मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। जो पंपोनाजी महोदय हैं, जो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान मानते हैं, उनको क्या माना जाता है? ये मध्ययुगीन मनोवैज्ञानिक हैं। जो कहाँ के निवासी हैं? इटली के निवासी हैं। तो विकास का जो दूसरा क्रम ये था मन का विज्ञान। फिर जब मन का विज्ञान, फिर लोगों ने सोचा भैया मन का विज्ञान कैसे हो सकता है। फिर जब इनसे क्वेश्चन किया गया, यानी पंपोनाजी से क्वेश्चन किया गया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान कैसे है, तो इन्होंने कहा कि जो है मन का विज्ञान है, हम लोग मनोविज्ञान में मन का अध्ययन करते हैं। फिर यही लोगों ने इनकी आलोचना कर देते हैं कि भैया जो है मन का हम अध्ययन कैसे कर सकते हैं? मन को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन मन को भी आपके मन में क्या चल रहा है या उस किसी के मन में क्या चल रहा है हम कैसे जान सकते हैं? तो मन का भी अध्ययन नहीं किया जा सकता। अरे भाई आप ही लोग, आप जितने विद्यार्थी देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं या कोई दूसरा कैसे बता सकता है कि जो है आपके मन में क्या चल सकता है? तो इसीलिए इसकी भी आलोचना हो जाती है कि मन का विज्ञान, भैया मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं है, क्योंकि किसी के मन का अध्ययन नहीं किया जा सकता मित्रों। तो यही इनकी भी आलोचना हो जाती है। तो आत्मा की आलोचना हो गई, मन की आलोचना हो गई। इसके बाद क्या आता है? आइए देखते हैं अगला जो है चरण क्या है। तो अगले चरण की बात करें, मन के बाद आता है भैया चेतना का विज्ञान। क्या आता है? मन के बाद आता है चेतना का विज्ञान। अगर तीसरा चरण हम कहें मनोविज्ञान के इतिहास के विकास का तीसरा चरण जो है वो है चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान।
ये चेतना का विज्ञान कौन कहते हैं? आइए देखते हैं चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन कौन होते हैं। तो चेतना का विज्ञान सर्वप्रथम जो नाम मिलता है वो मिलता है विलियम वुंट या विलियम वुंट का नाम मिलता है। और दूसरा जो नाम मिलता है वो नाम मिलता है विलियम जेम्स। और तीसरा जो नाम मिलता है वो नाम मिलता है जेम्स सली। ध्यान दीजिएगा, अगर ये जेम्स सली नहीं कहीं कहीं मिलता है जेम्स सिली तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चेतना का विज्ञान जो था इसको मानने वाले कौन कौन थे? आपके विलियम वुंट थे और विलियम जेम्स थे और जेम्स सली थे। ये तीनों नाम मिलते हैं चेतना का विज्ञान मानने वाले। लेकिन जब फिर लोगों ने पूछा कि भैया चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान चेतना का कैसे विज्ञान होगा, तो यही एक मनोवैज्ञानिक है फ्रायड महोदय कहते हैं भैया कि मनोविज्ञान में सिर्फ चेतना का अध्ययन नहीं किया जाता। मनोविज्ञान में मन 3 अवस्थाएं में होती हैं, एक अचेतन मन, एक चेतन मन और तीसरा अर्धचेतन मन। तो हम सिर्फ चेतना का ना अध्ययन करके बल्कि तीनों मन का अध्ययन करते हैं। अचेतन मन का अध्ययन करते हैं, अर्धचेतन मन का अध्ययन करते हैं और चेतन मन का अध्ययन करते हैं। यही इनकी भी आलोचना हो जाती है, किसकी? विलियम वुंट और विलियम जेम्स और जेम्स सली की। इनकी भी जब आलोचना हो जाती है तो उसके बाद अब बात आती है कि मनोविज्ञान अब वास्तव में किसका विज्ञान माना जाए। अभी तक जितने भी तर्क वितर्क दिए गए वो सब फ्लॉप हो गए, वे सब गलत हो गए, वो विज्ञान पे आधारित नहीं हुए। तो इसके बाद जो चौथा चरण है विकास का वो आता है व्यवहार का विज्ञान। क्या आता है? व्यवहार का विज्ञान। जब व्यवहार का विज्ञान आता है, यानी व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? तो जो चौथा विकास का जो चौथा चरण है, मनोविज्ञान के विकास का चौथा चरण है जो है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले कौन थे? तो आप सभी को पता होगा वाटसन महोदय जो थे, जेबी वाटसन ये महोदय मानते हैं कि जो मनोविज्ञान हमारा है वो व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। और इनके समर्थक में अगर हम कहें कि व्यवहार का विज्ञान और कौन कौन मानते थे, तो आपके व्यवहारवादी जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो जैसे हो गए पावलॉव, कौन हो गए? पावलॉव हो गए, स्किनर हो गए, हल हो गए और थॉर्नडाइक हो गए। ये जो है पावलॉव, स्किनर, हल, थॉर्नडाइक, ये सब व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। व्यवहार का विज्ञान मानते थे मनोविज्ञान को। ध्यान दीजिएगा, व्यवहार का विज्ञान कब माना जाता है? पूछा जाता है किस शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। तो मित्रों ध्यान दीजिए, जो व्यवहार का विज्ञान माना जाता है ये 20वीं शताब्दी में माना जाता है। कब माना जाता है व्यवहार का विज्ञान? 20वीं शताब्दी में माना जाता है। और चेतना का विज्ञान कब माना जाता है? चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में माना जाता है। तो अगर पूछा जाए, अब ध्यान दीजिए, आप सबको क्वेश्चन का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? आत्मा का विज्ञान माना जाता है। वहीं इसकी आलोचना हो जाती है क्योंकि हम ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो भी सूचनाएं संग्रहण करते हैं वो आत्मा में ना जाकर कहाँ जाते हैं? मन एवं मस्तिष्क में जाते हैं। जब इसकी आलोचना हो जाती है तो आता है मन का विज्ञान। मन का विज्ञान कब माना जाता है? 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान माना जाता है। मन की विज्ञान की भी आलोचना हो जाती है, तब हमारा माना जाता है चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान कब माना जाता है? 19वीं शताब्दी में माना जाता है। 19वीं शताब्दी में जब चेतना का विज्ञान की आलोचना हो जाती है तो उसके बाद जो है आता है 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। और ये जो है अभी वर्तमान में यही प्रक्रिया या यही विज्ञान के रूप में हम लोग मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले कौन हैं? वाटसन महोदय हैं। और इनके समर्थक कौन कौन हैं? पावलॉव, स्किनर, हल एवं थॉर्नडाइक आदि। ठीक, तो इसके जो प्रतिपादक की बात करें तो वाटसन महोदय हैं। ध्यान दीजिए, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले वाटसन हैं, लेकिन क्वेश्चन इतना नॉर्मली अब तो पूछता नहीं। क्वेश्चन अब आयोग का काम है कि क्वेश्चन को घुमाकर पूछे। अब क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से पूछ ले, जैसे देखिए क्वेश्चन अगर पूछ ले व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया?
व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आइए जानते हैं। तो सब लोग गलत आंसर करके आते हैं कि वाटसन महोदय व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। ये शब्द का प्रयोग नहीं भैया, किसका प्रयोग किए थे? ये व्यवहार का विज्ञान मानते थे मनोविज्ञान को, लेकिन व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग जो किए थे वो विलियम मैकडूगल किए थे। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम मैकडूगल किए थे। विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और अपनी ही पुस्तक में यानी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की कड़ी आलोचना किए हैं। यहाँ तक भी कह दिए हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि जो मनोविज्ञान में चेतना जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। तो चेतना शब्द की कड़ी आलोचना करने वाले मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल हैं। इनकी पुस्तक का नाम आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी और व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन हैं? आपके विलियम मैकडूगल हैं, जो अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द का प्रयोग किए हैं। अब दोनों में अंतर आप सबको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। मित्रों, अगर आपको ये क्लास समझ में आ रही हो तो आप लाइक के माध्यम से जरूर बताएं। अगर नहीं समझ में आ रही हो तो अनलाइक कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं मित्र। ठीक है, आइए देखते हैं। जब यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि वर्तमान में हम लोग कहाँ तक मनोविज्ञान का क्रम या कहाँ तक विकास इसका चलता है, व्यवहार के विज्ञान तक चलता है और वर्तमान में हम लोग मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। 20वीं शताब्दी जो है व्यवहारवादी जो है मनोविज्ञान की शताब्दी माना जाता है। अब व्यवहारवाद के जनक कौन है? क्वेश्चन घुमाएगा। व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो व्यवहारवाद के जनक कौन होंगे? वाटसन महोदय होंगे और व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम मैकडूगल। ये था मनोविज्ञान के इतिहास, यानी मनोविज्ञान का एक हम लोग सूक्ष्म जो है इतिहास के बारे में चर्चा किए। इतिहास के बारे में चर्चा इसलिए किया जाता है मित्रों, क्योंकि किसी भी विषय को जो है अगर हम जड़ नहीं पकड़ेंगे और सीधे पलई चढ़ सकते हैं, नहीं चढ़ सकते ना। तो इसीलिए जो है ये आधार होता है किसी भी विषय का जो है मेन भूमिका, तो उसका हम लोग अध्ययन किए। इसके बाद आइए देखते हैं, इसके बाद जो मित्रों है कि जो है शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान की प्रयोगशालाएं खोली गई। वो प्रयोगशालाएं देखिए, आइए देखते हैं। प्रयोगशाला मनोविज्ञान में प्रयोगशाला मनोविज्ञान में प्रयोगशाला यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, बहुतों बार आया हुआ टेट में कि जो है मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई। तो आइए देखते हैं मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। देखेंगे हम लोग विश्व की सबसे पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया था? विश्व की सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला यह स्थापित कहाँ किया गया था मित्रों? आप सभी को पता होगा कि जर्मनी में किया गया था। जर्मनी में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की जाती है। कहाँ की जाती है? जर्मनी में। कब किया जाता है? तो 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान प्रयोगशाला की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की जाती है जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली जाती है। लिप्जिंग शहर कह सकते हो या लिप्जिंग नाम की एक विश्वविद्यालय थी जर्मनी में, जिसमें जो है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली जाती है, जिसका वर्तमान नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, जिसका वर्तमान नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। तो ध्यान दीजिएगा कि विश्व में या सबसे पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 ईस्वी में खोली गई। लेकिन जो है प्रयोगशाला कौन खोले थे, यानी प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो विलियम बुंट महोदय जो है
मनोविज्ञान की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कौन खोलते हैं? विलियम वुंट। कहाँ खोलते हैं? जर्मनी में। कब खोलते हैं? 1879 ईस्वी में। तो ध्यान दीजिएगा, सन भी पूछा जाता है, स्थान भी पूछा जाता है, और किसने खोला था ये भी पूछा जाता है। विश्व की सबसे पहली ये है। अब ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं और सभी टीचर बता भी देते हैं कि विश्व की सबसे पहली प्रयोगशाला जर्मनी में खोली गई। लेकिन मित्रों ध्यान दीजिए, अब ये ट्रेंड पुराना हो गया। अब देखिए, अगर पूछ ले मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, यानी किसने किया था, तो आइए देखते हैं। मनोविज्ञान की जो है विश्व की दूसरी प्रयोगशाला ये कहाँ की? विश्व की। कहाँ खोली जाती है? ये खोली जाती है अमेरिका में। अमेरिका में खोली जाती है विश्व की दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। कब खोली जाती है? 1890 ईस्वी में। कौन खोलते हैं? विलियम जेम्स महोदय। विलियम जेम्स महोदय। देखो, विश्व की सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली जाती है। लेकिन विश्व की दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला अमेरिका के कैम्ब्रिज शहर में 1890 ईस्वी में विलियम जेम्स द्वारा खोला जाता है। मित्रों, ये तो विश्व की बात हो गई, विश्व की बात हो गई। अब हम देखेंगे कि जो है हमारे भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब खोली गई। यहाँ तक आपको जो है जितनी भी बातें बताई गई वो स्पष्ट रूप से आप लोग सीखे होंगे। आइए चलते हैं हमारे भारत में जो है मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब खोली गई। अब क्वेश्चन आएगा कि भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ खोली गई, कब खोली गई, किसने खोला था? तो भारत में पहली प्रयोगशाला कब खोली गई? तो जो है कहाँ खोली गई? पहला क्वेश्चन कहाँ? कोलकाता में खोला गया। भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कोलकाता में खोला गया। कब खोला गया था? 1916 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रथम या भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कोलकाता में 1916 ईस्वी में खोली जाती है। कौन खोलते हैं, यानी इस प्रयोगशाला की स्थापना कौन करते हैं? तो उनका नाम है नरेंद्रनाथ सेन गुप्ता। नरेंद्रनाथ सेन गुप्ता। भारत में पहली प्रयोगशाला जो खोली जाती है मनोविज्ञान की, वो आपके कोलकाता में खोली जाती है। कब खोली जाती है? 1916 ईस्वी में खोली जाती है। और कौन खोलते हैं? नरेंद्र सेन गुप्ता खोलते हैं। ये भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है। मित्रों, था कि जो हम मनोविज्ञान में प्रयोगशालाएं यानी कब कहाँ स्थापित की गई। मित्रों, आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि जितने भी टॉपिक बताए गए होंगे वो आप सबको एकदम स्पष्ट व सही तरीके से समझ में आए होंगे। अगर जिन मित्रों को ये समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, उन सब की जो है समस्या का समाधान किया जाएगा। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए मित्रों, और जो है दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और जो है इसके अगली कड़ी हम लोग अगली क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद मित्रों।